नमस्कार साथियों, आज हम क्लास में देखने वाले हैं भारत के संविधान का निर्माण। कांस्टेबल परीक्षा के अंदर जो हमारी पहली क्लास है वो रहने वाली है संविधान के निर्माण से संबंधित। इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी हम कंप्लीट करेंगे और भारत के संविधान के निर्माण से संबंधित हमारा पहला टॉपिक रहेगा। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्त के साथ शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक भारतीय संविधान का निर्माण की बात करेंगे। मेन मेन चीजें हम लिखेंगे और पेन और कॉपी लेके आप बैठना, ताकि आपको भी जो है नोट्स बनाने में इजी रहे। शॉर्ट नोट्स बना लेना या किसी तरह से बना लेना, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और कहीं से भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा और अपने नोट से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो संविधान निर्माण की बात करते हैं। आपको पता है कि जब भारत आजाद हुआ था, तो भारत के आजाद होने से पहले ही है ना संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। तो बहुत सारे एक्ट जो है लाए गए थे। जब से ब्रिटिशर्स का राज था 1973 में भी पहला एक्ट लेके आए थे, तो वहां से ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है कि कुछ कुछ परिवर्तन किए थे और फिर बाद में अपन उनको अपनाए थे। ठीक है, अब देखो पहला जो एक्ट है, हम एक्ट की बात करें, कुछ एक्ट है उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला एक्ट है, हम बात करें पहले एक्ट की, तो वो है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके बारे में हम बात करें तो इसमें देखो कौन कौन से फैक्ट हैं। इसमें क्या हुआ था, आपको पता है पहले तीन प्रांत हुआ करते थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, तो ये तीन प्रांत हुआ करते थे। सबसे जो पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो बंगाल पे अपना कब्जा करते हैं ना। तो यहाँ पे जो बंगाल का गवर्नर था ना, तो इसमें लिखो बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर, बंगाल के गवर्नर का नाम चेंज करके नाम परिवर्तन कर दिया गया था और बंगाल का गवर्नर परिवर्तन करके इसका नाम इसका नाम गवर्नर जनरल रख दिया गया था। क्या रख दिया गया था? गवर्नर जनरल रख दिया गया था, रखा। ठीक है, सेकंड फैक्ट क्या है? सेकंड फैक्ट ये है कि है ना, यहाँ पे जो बम्बे और मद्रास का जो गवर्नर था ना, इसको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? यहाँ पे भी पहले गवर्नर हुआ करता था, यहाँ पे भी गवर्नर हुआ करता था, यहाँ पे भी गवर्नर हुआ करता था। तो इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन इन दोनों गवर्नरों को ला दिया गया था। तो लिखो बंगाल का गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन, अधीन मतलब इनके ऊपर बैठा दिया गया था इसको। तो कोई भी काम करना होता तो बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछते थे। गवर्नर जनरल एक ऊंची पोस्ट बना दी थी। तो बंगाल मद्रास और बॉम्बे का जो गवर्नर था वो इसके अधीन हो गया था, बंगाल के गवर्नर के अधीन। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास व बॉम्बे के गवर्नर को कर दिया गया। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आया कि ना बंगाल की जो मद्रास का जो गवर्नर था, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो कौन सा एक्ट है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो इस अधिनियम के तहत जो 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता के अंदर। कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, है ना। तो लिखो कि इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो भारत का जो अभी दिल्ली में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो ही सर्वोच्च न्यायालय था, नहीं। उस टाइम देखो क्या था कि 1773 की हम बात करें, आप थोड़ा इमेजिन करो, 1773 की हम बात करें तो 1773 के अंदर क्या था कि बंगाल एक अलग प्रांत था, मद्रास अलग प्रांत था, बॉम्बे अलग प्रांत था, अवध अलग प्रांत था ना, सब अलग अलग प्रांत थे। संयुक्त प्रांत अलग था, मध्य प्रांत अलग था, ठीक है। दिल्ली वाला क्षेत्र पूरा अलग था। तो केवल बंगाल की बात करें तो बंगाल के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो जिसके नियम बंगाल के अंदर ही लागू थे। ठीक है, ये दिल्ली वाला जो सर्वोच्च न्यायालय जो वर्तमान में है, ये तो 1935 के अधिनियम के तहत आया था, जब पूरा भारत एक हो गया था।
ठीक है। तो आप ये देखो कि 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और इस सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम न्यायाधीश थे ना, प्रथम न्यायाधीश, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रथम न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे जो थे इसके प्रथम न्यायाधीश थे। ध्यान रखना ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, ये कौन सा था, बंगाल का सर्वोच्च न्यायालय था। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया होगा आपने। आगे चलता हूं मैं, पॉज करके लिख लेना नहीं तो आप। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, बंगाल का गवर्नर का नाम परिवर्तन कर दिया गया था, गवर्नर जनरल रखा गया है ना। उसके बाद बंगाल के जो गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को कर दिया गया। तीसरा क्या था, इस एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। फिर क्या है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे। ठीक है। अब देखो आगे, आगे क्या है कि इसमें जो है आपके कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी गई थी। जो कंपनी थे ना, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी के कर्मचारियों को, कंपनी के कर्मचारी क्या करते थे यहाँ पे ना, खुद पर्सनल व्यापार करना स्टार्ट कर दिए थे, है ना। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी, एक कंपनी के कर्मचारी भी खुद भी है ना, मतलब कहीं से भी जुगाड़ वगैरह करके और खुद व्यापार करने लग गए थे। तो कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने से रोक लगा दी गई थी, निजी व्यापार करने से रोक लगा दी गई थी, मतलब कोई भी निजी व्यापार नहीं करेगा। ठीक है। इस तरह से जो है ये एक्ट 1973 का जो एक्ट था, इसमें ये प्रावधान किए गए थे। अब हम बात करें पिट्स इंडिया एक्ट की, ये एक्ट कंप्लीट हो गया, इसके बाद था पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ये एक्ट कंप्लीट हो गया, इसके बाद क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट। तो इस एक्ट को ध्यान रखना, 1973 के, ये आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, ये एक्ट कब आया था, 1984 में। ठीक है। इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे उसके बारे में हम देखते हैं। तो इस एक्ट को बेसिकली लाया क्यों गया था, अब देखो क्या होता है कि 1973 का जब एक्ट आ गया था, तो उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए मूलतः इस एक्ट को लाया गया था। ठीक है, कि भाई एक एक्ट बना दिया 1973 में, फिर काहे को दोबारा एक्ट बनाया। तो क्या था, हर 10 साल में रिव्यू होते थे। 1973 में जो एक्ट बना था, तो उस एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया 1984 के अंदर। ठीक है। तो इसमें क्या किया कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी ना, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या जो है, एक सदस्य की की गई थी। मतलब गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद क्या होती है वो मैं बताता हूँ आपको। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से मतलब यह है कि गवर्नर जनरल, अब गवर्नर जनरल के पास इतना सारा काम होता था। अब वो काम को डिसीजन, जैसे अभी आप वर्तमान में हम देखें, कोई भी सरकार होती है वो कैबिनेट होती है एक, है ना। उनकी क्या होती है, कैबिनेट होती है, कैबिनेट के अंदर ही कोई निर्णय लिया जाता है। उसी तरह से वहाँ की जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो कोई भी डिसीजन लेना होता था उसको, तो वो जो है कार्यकारी परिषद के अनुमोदन के बाद ही लेता था। हालांकि सर्वोच्च जो निर्णय होता था, वो अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल का होता था, परंतु जो निर्णय के लिए जो कमेटी होती थी, वो एक तरह से हम कार्यकारी परिषद बोल सकते हैं ना। तो कार्यकारी परिषद का यही रोल था। तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी, परिषद में सदस्य की, एक सदस्य की कमी की गई, कमी की गई। ठीक है, कमी की गई। ठीक है। तो इस हिसाब से अब कैसे हो जाते थे, अब इसमें कितने सदस्य रह गए, अर्थात इसमें 3 सदस्य रह गए। कितने सदस्य रह गए, 3 सदस्य रह गए। पहले कितनी थी, पहले थे 4 सदस्य, अब कितने रह गए, पहले थे 4, अब कितने रह गए, 3 सदस्य। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख लो। पहला परिवर्तन तो ये किया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें लिखो, सदस्य 3 रह गए, लेकिन निर्णायक वोट देने का अधिकार, निर्णायक वोट देने का जो अधिकार है ना, वो गवर्नर जनरल के पास था। निर्णायक वोट देने का अधिकार, निर्णायक वोट देने का अधिकार किसके पास था, आपके गवर्नर जनरल के पास था, गवर्नर जनरल के पास था।
समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो निर्णायक वोट कौन देता था, मतलब डिसीजन ये कुछ भी कर दे लेकिन अंतिम निर्णय जो लेता था वो गवर्नर जनरल लेता था, ठीक है। इसके बाद इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत, इस एक्ट के तहत, इसके तहत एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था इसके बारे में बताता हूँ। स्थापना की गई, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था कि ये एक ऐसी संस्था थी, है ना, एक ऐसी संस्था थी। इसमें क्या होता था कि यहाँ पे क्या है कि कंपनी के जो लोग हैं ना, कंपनी के, है ना, पहली बार कंपनी के दो कार्य होते थे यहाँ पे। कौन कौन से कार्य होते थे, दो, कंपनी के दो कार्य होते थे। कौन कौन से कार्य होते थे, दो। एक तो होता था आपके कंपनी के कार्यों का वर्गीकरण, ऐसे लिखो, कंपनी के कार्यों का वर्गीकरण किया गया। इससे पहले कंपनी क्या क्या काम करती थी, कंपनी के कार्यों का वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या काम करती थी, एक तो काम करती थी कंपनी राजनीतिक काम, राजनीतिक, ठीक है। और एक क्या काम करती थी, व्यापारिक। क्या काम करती थी, व्यापारिक, व्यापारिक कार्य करती थी, और एक करती थी राजनीतिक कार्य, ठीक है। तो राजनीतिक कार्य थे, इसके लिए पहले, इस एक्ट से पहले ये दोनों काम कौन करता था, है ना। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ अभी। और अब फिर इसके बाद में ये दो जब काम बहुत ज्यादा हो गया तो इन दोनों को है बांट दिया गया। तो राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य जो है अलग अलग कर दिए गए। पहले पूरा काम जो राजनीतिक कार्य व्यापारिक कार्य कंपनी करती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से। किसके माध्यम से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से। मतलब वो भी एक संस्था थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी एक संस्था है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी एक संस्था है। तो दोनों काम कौन करती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसमें भी कुछ सदस्य होते थे, तो वो लोग जो है दोनों काम करते थे। परंतु 1984 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत जो है दोनों को अलग अलग बांट दिया गया, वर्गीकरण कर दिया गया। तो राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य कर दिए। व्यापारिक कार्य अब इनको दे दिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कि भाई साहब आप जो है व्यापार से संबंधित काम करो, है ना, आप पॉलिटिकल इसमें इंटरफेरेंस मत करो। और राजनीतिक कार्य के लिए कौन सी संस्था बना दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आगे समझ में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है संस्था बना दी। निर्णायक वोट देने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास था। इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और कंपनी के कार्यों का वर्गीकरण किया गया। कंपनी के कार्यों का वर्गीकरण किस तरह किया गया, राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो व्यापारिक कार्यों के लिए तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, है ना, और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ये किया गया था कब, 1984 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद तीसरा एक्ट। हम केवल बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं ताकि हमारा जो है पेपर, हमारा उद्देश्य क्या है कि पेपर पास करना। पेपर आपका पास हो जाएगा, आप बिलीव रखना। ये क्लासेस लेने के बाद आप कहीं पे भी आप टेस्ट सीरीज दे लेना, आपको जो है अ, विश्वास हो जाएगा कि यार यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहे। फिर हम बात करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, ये नाम है। 1813 में चार्टर एक्ट आया था, उसका ये नाम है। इसमें क्या किया, इसमें क्या किया कि इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि ब्रिटिश संसद ने कंपनी को जो है आगामी 30 साल तक व्यापार करने की अनुमति दे दी। क्या करने की अनुमति दे दी, इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश संसद है ना, ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश संसद ने आगामी 30 साल तक, आगामी 30 साल तक जो है आपके व्यापार करने की कंपनी को अनुमति दे दी। भारत में आप 30 साल तक व्यापार करो, 30 साल तक व्यापार की अनुमति प्रदान की गई, व्यापार की अनुमति प्रदान की गई, ठीक है। हाँ, 30 साल तक व्यापार करने की छूट दे दी गई थी ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी को, ठीक है। और कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार है को समाप्त किया गया। सभी अंग्रेज कंपनियों को व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। मतलब
पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार भारत में करती थी, लेकिन अब इस एक्ट के तहत सभी जो अंग्रेजी कंपनियां हैं उनको व्यापार करने की अनुमति दे दी गई है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो कंपनी से यहाँ पे है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, को समाप्त किया गया। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि भारत में जो व्यापार करने के लिए केवल मात्र एक ही कंपनी थी इस एक्ट से पहले। कौन सी कंपनी थी? वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ कि अब इस एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश संसद है उसने कानून बनाया। कानून बनाया, क्या कानून बनाया कि आप जो है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी और जो कोई भी कंपनी जो भारत में व्यापार करना चाहती है तो वो स्वतंत्र है, वो जा सकती है। परंतु परंतु हम बात करें कि चाय चाय का व्यापार, है ना, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार और चाय चीनी मत कर देना, चीन के साथ व्यापार है ना, चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार। ठीक है। व्यापार पर एकाधिकार क्या हुआ? अब मैं देखो आपको बता, एकाधिकार किसके पास था? कंपनी के पास। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। क्या हुआ देखो समझो, कंपनी के पास जो व्यापारिक एकाधिकार है वो समाप्त हो गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और बोल दिया गया कि आप जो भी ब्रिटिश कंपनी है और भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, तो वो भारत में जाके व्यापार करो, है ना, व्यापार करो, पूर्ण तरह व्यापार करो। लेकिन चाय का व्यापार, मतलब चाय होती है ना अपने पीने वाली चाय, उसका व्यापार और चीन चीन जो देश है उसके साथ व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, बाकी और कोई व्यापार नहीं करेगा। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट, इस एक्ट के द्वारा शिक्षा के ऊपर खर्च किया गया, मतलब भारतीयों की शिक्षा के ऊपर खर्च किया गया, भारतीय लोगों की शिक्षा के ऊपर खर्च किया गया। क्या खर्च किया गया? इस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए जो है पैसा खर्च किया गया। पैसा कितना खर्च किया गया? इस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। 1 लाख प्रति वर्ष है ना, 1 लाख का प्रावधान किया गया। तो पहली बार ये था कि पहली बार जो शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया वो किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो वो था 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है। तो ये है इसमें इंपॉर्टेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद आगामी 30 साल तक व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और कंपनी को भी बोल दिया गया कि आप व्यापार करो। और लेकिन क्या हुआ? चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। इस एक्ट के द्वारा शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। अब हम बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट क्या कहता है? 1833 का चार्टर एक्ट कहता है आपके कि इसमें क्या किया, भारतीय प्रदेशों को राजस्व पर कंपनी का जो है कंपनी का अधिकार 20 सालों के लिए बढ़ा दिया, राजस्व पर अधिकार बढ़ा दिया 20 सालों के लिए। और कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार, व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अब देखो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्ण से समाप्त कर दिया गया है तो ये एक्ट लाने की क्या जरूरत थी? अब तो देखो धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा, ये पहले कंपनी को पावर दी गई, उसके बाद कंपनी की पावर छीन ली गई। तो क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि जो कंपनी थी वो क्या है कि अपने हिसाब से यहाँ पे जो शोषण भी कर रही थी, दूसरा है ना व्यापारिक लाभ भी बहुत कमा रही थी, है ना, और मतलब पूरी तरह से जो है आर्थिक हितों को साधने में लग रही थी। ये नहीं देख रही थी कि मतलब यहाँ पे भारतीय लोगों का जो है नुकसान हो रहा है और आने वाले जो टाइम में है हमें इसकी, जो ब्रिटिश सरकार को इसकी जो है बहुत सारी समस्याओं को देखना पड़ेगा। कंपनी को उससे मतलब नहीं था, कंपनी को केवल लाभ से मतलब था।
तो धीरे धीरे कंपनी का जो है अधिकारों को समाप्त किया गया और सीधी सत्ता जो है आप देखेंगे आगे चल के 1857 की जब क्रांति होती है तो कंपनी को पूरी तरह से हटा दिया गया, क्योंकि वो क्रांति के पीछे वो कंपनी की जो है ना नीतियां ऐसी थी कि उस दमनकारी नीतियां थी कि वहां की जो जनता है आक्रोश हो गई थी भारत की जनता। तो कंपनी की जो है कंपनी को पूरी तरह से हटा दिया गया और फिर पूरी सत्ता की बागडोर किसने ले ली? आपके ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश महारानी के हाथों में आ गई थी, क्राउन के अधीन सत्ता आ गई थी। तो हम आगे चल के देखेंगे तो ये सारी चीजें, तो कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब पूर्णतः समाप्त का मतलब क्या हुआ कि जो चाय और चीन के साथ जो व्यापार करने का अधिकार मिला हुआ था उसको भी जो है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत खत्म कर दिया गया। उसके बाद देखो, इसके बाद क्या है कि इस एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो देखो, बंगाल के गवर्नर जनरल को, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, पहले क्या था, 1773 का जो एक्ट था, 1773 का जो एक्ट था उसके अंदर क्या था कि जो मद्रास और बॉम्बे का जो गवर्नर था वो अधीन आता था किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन, जो गवर्नर आते थे उसके अधीन। ठीक है, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आते थे, 1773 का एक्ट। पहला चीज तो ये याद रखना है। दूसरी चीज ये याद रखना है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का ही गवर्नर जनरल बनाया गया था, वो कौन सा एक्ट था? वो था आपके 1833 का चार्टर एक्ट। सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आने हैं आपके, तो इस हिसाब से आपको ये चीजें याद करनी है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ। तो पहला जो गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में काफी जो है समाज सुधार किए थे, जैसे सती प्रथा, है ना, तो इन्होंने ही ये खत्म किया था, तो काफी सुधार किए थे इन्होंने। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें तो कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी ना, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक जो है अस्थाई एक जो है अस्थाई सदस्य की नियुक्ति की गई। ठीक है, कार्यकारी परिषद परिषद में एक अस्थाई सदस्य की नियुक्ति की गई। एक अस्थायी सदस्य की नियुक्ति की गई। तो अस्थायी सदस्य की भी हम बात करें तो अस्थायी सदस्य कौन था? आपके यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। अस्थायी सदस्य कौन था? लॉर्ड मेकाले। कौन था? लॉर्ड मेकाले। मैं बता रहा हूँ, आपका जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके इसमें कांस्टेबल का एग्जाम। जो भी मैं पढ़ाऊंगा बस आपको एक बार बिलीव करना है, और आप इसको देख भी सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? आप यहाँ से पढ़ो, ठीक है, नोट्स बनाओ, उसके बाद है ना कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के देख लेना कांस्टेबल की, ठीक है, एलडीसी की, कोई सी भी, है ना, आरएस लेवल तक की उठा के देख लेना। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको, आपका जो है कंटेंट मिल जाएगा आपको, तो कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट दोबारा से एक बार रिवीजन कर दें। कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इंपॉर्टेंट है, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद क्या किया कि गवर्नर जनरल की गवर्नर जो जनरल है उसकी जो कार्यकारी परिषद में एक अस्थायी सदस्य की नियुक्ति की गई। तो एक अस्थायी सदस्य कौन था? वो था आपके लॉर्ड मेकाले। इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद क्या किया इन्होंने? क्या किया, एक विधि आयोग की स्थापना करी। इन्होंने क्या किया? एक विधि आयोग की स्थापना करी। विधि आयोग की स्थापना करी। कानून की स्थापना करी कि कानून में कोई सुधार वगैरह करना है, तो इस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे स्थापना करी। और पहले जो इसके अध्यक्ष थे, विधि आयोग के अध्यक्ष थे, वो कौन थे? वो थे आपके, यही आपके लॉर्ड मेकाले। कौन थे? लॉर्ड मेकाले।
ठीक है। लॉर्ड मेकाले क्या थे? विधि आयोग के आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मेकाले। और अच्छा, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताया कोई वर्तमान में कौन है विधि आयोग के अध्यक्ष? वर्तमान में कौन है विधि आयोग के अध्यक्ष? लिख लो। वर्तमान में, वर्तमान में कौन है? इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में मतलब 2023, इसको ब्रैकेट में कर लेना। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है विधि आयोग के? वर्तमान में कौन है? ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है, ऋतुराज अवस्थी। पता है ऋतुराज गायकवाड़ कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी जी हमारे जो है विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मेकाले। ठीक है। जिसके बाद हम बात करें तो इस एक्ट के तहत क्या किया इन्होंने? दास प्रथा के विरुद्ध जो है कानून बनाया और इसको अवैध घोषित कर दिया। तो इस एक्ट के तहत, एक्ट के तहत इस एक्ट के तहत दास प्रथा, दास प्रथा समझते हो? दास प्रथा होती है ना, उसका जो है दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। घोषित कर दिया। कौन थे यहाँ पे, कौन थे यहाँ पे अध्यक्ष? गवर्नर जनरल कौन थे? मतलब गवर्नर जनरल कौन थे? दास प्रथा को जो घोषित किया, कानून के विरुद्ध गैर कानून घोषित किया, तो गवर्नर जनरल कौन से गवर्नर जनरल ने घोषित किया? वो थे लॉर्ड एलन ब्रो। लॉर्ड एलन ब्रो। और लॉर्ड एलन ब्रो ने दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो हम बात करते हैं 1853 के एक्ट की। किसकी बात करते हैं? 1853 के एक्ट की। 1833 का एक्ट हो गया, उसके बाद 1853 का एक्ट, चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया कि भारतीय प्रदेश तथा राजस्व का प्रबंधन कंपनी को सौंपा गया, परंतु कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई। मतलब कि भारतीय जो आपका प्रदेश है, भारतीय प्रदेश है, और राजस्व का प्रबंधन प्रबंधन मतलब राजनीतिक और आपके राजस्व, भारतीय प्रदेश, भारतीय प्रदेश ये कंपनी के हाथों में सौंप दिया गया। भारतीय प्रदेश की जो पॉलिटिकल थी, यहाँ पे जो राजा महाराजा नवाब वगैरह हुआ करते थे, उनसे जो है संबंध स्थापित करने के लिए, है ना, जनता को संतुष्ट करने के लिए, यहाँ की जो लोग थे, है ना, तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रदेश वह राजस्व का प्रबंधन, राजस्व का प्रबंधन मतलब राजस्व वसूली वगैरह करना, है ना, तो ये क्या कंपनी को सौंप दिया गया, कंपनी को सौंपा। ठीक है। अब इसी के तहत तो पता चलेगा ना आगे की 1857 की क्रांति होगी, क्योंकि ये फिर गया मनमानी, क्योंकि एक तो पैसा हाथ में आ गया इनके, है ना, पैसा हाथ में आ ही गया था क्योंकि लाभ कमा रहे थे, और राजस्व जो है यहाँ से जो कमा रहे थे काफी ज्यादा, है ना। उसके बाद पॉलिटिकल भी इनको सौंप दी, मतलब सरकार भी इनके हाथ में और पैसा भी इनके हाथ में, तो इनको आ गया घमंड। अब घमंड आने के बाद फिर क्या है कि भारत की जनता का इन्होंने किया शोषण, है ना। अब शोषण किया, अब शोषण के बाद ही फिर 1857 क्रांति होती है। तो बहुत सारे रीजन अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति में जो है, जो एक ही रीजन मान के चलते हैं कि मंगल पांडे ने जो है बंदूक चलाने से मना कर दिया, चर्बी वाले कारतूसों को चलाने से मना कर दिया, तो वह 1857 क्रांति हो गई। नहीं, अपन पढ़ेंगे कि क्या क्या कारण रहे। वो तो एक तात्कालिक कारण हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारे कारण रहे हैं जो कि इस क्रांति को उकसाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। ठीक है। तो यह 1853 का चार्टर है। इसमें क्या किया, भारतीय प्रदेश और राजस्व का प्रबंधन किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया गया। इसके तहत क्या किया गया कि अस्थायी विधि सदस्य था ना, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद में जो अस्थायी सदस्य था ना, विधि सदस्य, अस्थायी विधि सदस्य को स्थायी कर दिया गया। विधि सदस्य को, जो पिछले 1833 के चार्टर एक्ट में अस्थायी विधि सदस्य था, उसको से को स्थायी कर दिया गया। ये इसकी विशेषताएं हैं 1853 के एक्ट की। ठीक है। इसके बाद क्या है कि भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन के से मुक्त कर दिया गया और बंगाल के लिए अन्य गवर्नर की नियुक्ति की गई, है ना।
अब क्या हुआ देखो, मैंने बताया था आपको कि 1773 में जो है आपके, ये देखो ऊपर देखो, मैंने जो शुरू में बताया था आपको 1773 में बंगाल का गवर्नर का नाम परिवर्तन करके गवर्नर जनरल रखा गया और बंगाल के गवर्नर के अधीन मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को कर दिया गया। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1833 में हम बात करें तो भारत का जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। अब देखो क्या होता है 1853 के एक्ट में, 1853 एक्ट में क्या होता है कि वहां पे क्या था कि गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल तो था ही, साथ साथ बंगाल का गवर्नर जनरल भी था। अब इतना बड़ा जो है प्रदेश हो गया, पूरा भारत को भी संभालो बंगाल को भी संभालो, बंगाल तो एक तरह से हॉटस्पॉट था। ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ फिर उसके बाद कि 1853 के एक्ट में क्या किया कि आप भारत का गवर्नर जनरल को तो अलग कर दिया गया और बंगाल के लिए अन्य गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी गई। तो यहाँ पे लिखो कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के बंगाल के शासन से मुक्त कर दिया गया, बंगाल के शासन से मुक्त कर दिया गया। ठीक है। बंगाल के शासन से मुक्त कर दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब इस एक्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को अलग अलग कर दिया गया। अब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को इसमें लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ कि कार्यपालिका क्या थी और व्यवस्थापिका क्या थी। तो कार्यपालिका व व्यवस्थापिका का पृथक्करण, व्यवस्थापिका का पृथक्करण किया गया। अब देखो कार्यपालिका क्या थी, तो कार्यपालिका क्या थी कि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी ना, वो तो थी कार्यपालिका। तो लिखो इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारी कार्यकारी परिषद, है ना, जिसमें मैं बताया था ना 1+4 सदस्य, है ना। तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी जिसके बारे में हम बात करते हुए आ रहे हैं ऊपर भी, तो उसमें क्या है कि ये तो थी आपके कार्यपालिका। और व्यवस्थापिका के अंदर देखो, व्यवस्थापिका के अंदर क्या थी, तो व्यवस्थापिका में कौन कौन आते थे, एक तो खुद गवर्नर जनरल आता था, गवर्नर जनरल आता था, उसके बाद कार्यकारी परिषद आती थी, है ना। और कौन आता था, और आता था आपके प्रधान सेनापति, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति होता था ना, है ना, वो आता था। और फिर 6 नए सदस्य आ गए, 6 नए सदस्य। तो इतना ज्यादा डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ कि क्योंकि दिमाग में आएगा ना कि यार कार्यपालिका कब आ गई और व्यवस्थापिका कौन सी आ गई, तो मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि कार्यपालिका तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद और व्यवस्थापिका आपके गवर्नर जनरल, कार्यकारी परिषद और प्रधान सेनापति। जैसे हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत की संसद है, ठीक है। अब संसद में जो है, जैसे लोकसभा है, लोकसभा क्या होगी, व्यवस्थापिका होगी, ठीक है, कानून बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए व्यवस्थापिका, मतलब संसद जो होगी व्यवस्थापिका हो गई। और कार्यपालिका कौन है, मंत्री परिषद हो गई, है ना। मंत्री परिषद क्या है, आपकी कार्यपालिका हो गई। ठीक है, इस तरह से जो है आपके इसमें प्रावधान किए गए थे। एक फैक्ट और लिखो इसमें, इंपॉर्टेंट है ये, कि इस एक्ट के द्वारा सिविल सेवा की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, सिविल सेवा भर्ती के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अब ये प्रतियोगिता कहाँ होती थी, ये प्रतियोगिता होती थी आपके लंदन में, लंदन में ही प्रतियोगिता होती थी, ठीक है। लंदन में प्रतियोगिता होती थी और पहले क्या था कि इसमें भारतीयों को अनुमति नहीं थी, लेकिन इसमें है ना भारतीयों को अनुमति दे दी गई, आप भी भाई साहब प्रतियोगिता में भाग लो। भारतीयों को अनुमति अनुमति दी गई, लेकिन इसकी परीक्षा जो होती थी वो होती थी लंदन में, ठीक है। आजकल तो देखो दूसरे जिले में जाने में भी आपको जो है जोर आता है, और देखो उस टाइम लंदन में जो है एग्जाम देने जाया करते थे, कितनी बड़ी बात है, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं तो वो है भारत परिषद अधिनियम 1858। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1800 सॉरी 1858। ठीक है, इस तरह से आपने देखा होगा, जिस तरह से मैं जो कंटेंट है वो कोई बता नहीं रहा होगा, कोई नहीं पढ़ा रहा होगा कहीं पे भी, तो मैं आपके लिए जो है ये कंटेंट लेके आया हूँ। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर शासन की जिम्मेदारी किसको दे दी गई? ब्रिटिश क्राउन को। अब क्या हुआ 1858 का? अब हमने पहले ऊपर क्या पढ़ा था? 1853 का एक्ट, उसके बाद हो जाती है 1857 की क्रांति। वो 1857 क्रांति हम आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब क्रांति हो जाती है, क्रांति में क्या है कि कंपनी पर जो है विश्वास खत्म हो जाता है ब्रिटिश क्राउन का, क्योंकि कंपनी की वजह से क्रांति हुई थी। अब कंपनी का शासन जो है, संपूर्ण जो भारत का शासन है वो कंपनी से छीन लिया जाता है, और छीन का कौन करता है शासन? ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाता है। तो लिखो इसमें, ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, का शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इसकी जिम्मेदारी किसको दे दी? इसकी जिम्मेदारी इसकी जिम्मेदारी किसको दी? ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन को। अब देखो, डायरेक्ट भी डायरेक्ट है ना, ब्रिटिश क्राउन का इंटरफेरेंस होगा भारत के अंदर। पहले क्या कंपनी के द्वारा होता था, अब जो है आपके ब्रिटिश क्राउन का सीधा जो होगा इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, अब देखो, जो गवर्नर जनरल था ना, भारत का गवर्नर जनरल, इसका नाम चेंज कर दिया। जहाँ पे 1858 में जब कंपनी के पास से शासन छीन लिया गया, तो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम चेंज कर दिया गया। काम वही था पर नाम चेंज कर दिया। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहलाने लगा। भारत का वायसराय वायसराय कहा गया इस एक्ट के द्वारा। तो भारत का वायसराय कहा गया। ठीक है, और हमने देखा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, है ना? तो दोनों को समाप्त कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर एक नया पद बनाया गया। नया पद, कौन सा पद था वो नया? एक नया पद, भारत सचिव। क्या था? भारत सचिव बनाया गया। मतलब दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, दोनों पदों को समाप्त कर दिया गया, और भारत सचिव जो है नया पद बनाया गया 1858 के एक्ट के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारतीय परिषद का गठन किया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद का गठन किया गया। ठीक है, भारत परिषद का गठन किया गया। तो यहाँ पे लिखो, है ना, ये मैंने आपको समझाया। अब देखो क्वेश्चन आपके कहाँ से आएगा, इंपॉर्टेंट। पहला भारत सचिव, पहला भारत सचिव पहला भारत सचिव कौन था? चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड भारत सचिव था। ठीक है, और अंतिम, पहला तो भारत सचिव कौन था? चार्ल्स वुड, और अंतिम कौन था? आपके अंतिम था विलियम हारे। विलियम हारे। ठीक है, तो चार्ल्स वुड और विलियम हारे जो है भारत सचिव रहे हैं। पहला कौन था? चार्ल्स वुड, और अंतिम कौन था? विलियम हारे। ठीक है, और हमने जैसे ऊपर वायसराय की बात की, तो फर्स्ट वायसराय कौन था? फर्स्ट वायस पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन था? पहले गवर्नर जनरल था जब 1857 क्रांति हुई थी। तो इसी के शासन में जो है 1857 की क्रांति हुई थी।
तो लॉर्ड कैनिंग तो जो उसको ही वायसराय बना दिया गया। ठीक है, ये था आपके 1858 का एक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो इसको रिवीजन देखते हैं एक बार, कि 1858 के एक्ट में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्योंकि यहाँ से जो है संपूर्ण जो है चेंज होने वाला है सिनारियो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और इसकी इसकी एक जिम्मेदारी इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई? ब्रिटिश क्राउन को दी गई। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहलाने लगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया और एक नया पद क्या सा बनाया गया? भारत सचिव बनाया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। ठीक है, पहला भारत सचिव कौन था? पहला भारत सचिव कौन था? आपके लॉर्ड चार्ल्स वुड। और अंतिम भारत सचिव कौन था? विलियम हारे। तो और पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब देखो, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1961, 1961। अब आपने देखा होगा कि पहले चार्टर एक्ट आ रहे थे, अब क्या हो रहा है? भारत परिषद अधिनियम। तो ये कब परिवर्तन हुआ? ये परिवर्तन हुआ आपके 1857 क्रांति के बाद, जब ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो है सत्ता आ गई थी, तो फिर उस अधिनियम का नाम भारत परिषद अधिनियम कर दिया गया। ये पहले क्या नाम चल रहा था? चार्टर एक्ट। अब इसमें क्या किया गया? इसमें जो है इसमें क्या किया गया कि इसमें एक गवर्नर जनरल की जो है ना, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक सदस्य की वृद्धि की गई। कौन सा गवर्नर जनरल? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, गवर्नर जनरल का, और जो है इसमें परिषद में एक सदस्य की वृद्धि की गई। और गवर्नर जनरल को सबसे इंपॉर्टेंट, देखो वृद्धि की गई ये कोई नहीं पूछेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया। अध्यादेश अब ये अपने राष्ट्रपति के पास है ना, अध्यादेश जारी करने का, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया 1961 के, 1861 का है, सॉरी ये 1961 नहीं है, गलत लिख दिया। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला, मतलब कभी भी कोई भी कानून बना सकता था गवर्नर जनरल। ठीक है, और जहाँ पे है जो है बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में नई विधान परिषद का जो है आपके गठित की गई। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं 1892 के एक्ट की। बस इतना ध्यान रखना कि गवर्नर जनरल का जो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो कब मिला था? वो मिला था 1861 के एक्ट के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इंपॉर्टेंट केवल आएंगे 1919 का, 1909 का, 1919 का और 1935 का। ठीक है, तो ये 1892 तक तो अपन पहुंच ही गए, है ना, 1892 तक तो अपन पहुंच ही गए। अब देखो 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या प्रावधान किए गए थे? इसमें क्या था कि इसमें जो है विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। तो लिख लो थोड़ा सा, विधान परिषद परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। ठीक है, विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सार्वजनिक मामलों में प्रश्न पूछने का जो है अधिकार दिया गया। पहले क्या था कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो है भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, विधान परिषदों को और जो है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को। अब इसमें क्या है? प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का मतलब पहले क्या होता था, जो कर दिया वो कर दिया, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता था, लेकिन अब प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। जैसे अभी हम देखते हैं कि हमारी विधानसभा या लोकसभा की जो बैठकें होती हैं, तो अपने एमएलए या एमपी को जो है प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। तो वो प्रश्न पूछते हैं ना, तारांकित है, तारांकित प्रश्न। उसी तरह से उस टाइम से ही ये परंपरा है कि तब से ही जो ये चली आ रही है कि प्रश्न पूछने का अधिकार जो है दिया गया था। तो कब दिया गया था? 1892 के एक्ट के द्वारा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
अब इसमें देखो क्या हुआ कि प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। अब वो अगला जो बंदा है जिससे प्रश्न पूछ रहे हैं वो प्रश्न का उत्तर दे दे तो दोबारा उससे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, मतलब अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। अनुपूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ये भी मिलेगा, वो मिलेगा अभी बाद में, है ना। अधिकार एक साथ सारी चीजें नहीं दी इन्होंने, धीरे धीरे दी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना कि प्रश्न पूछने का अधिकार कौन सा एक्ट से दिया गया और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखना। इसके बाद देखो, इसके बाद हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद क्या करते हैं, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, तो ये है। उसके बाद हम बात करेंगे 1919 की और 1935 की। तो ये तीनों जो एक्ट हैं हम एक अलग से एक्स्ट्रा उसमें क्लास में देखेंगे, है ना। इसके लिए जो नेक्स्ट क्लास होगी, नया सेशन होगा, उसमें हम ये तीनों एक्ट कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा संविधान का जो है निर्माण के से पहले जो एक्ट है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अभी एक साथ पढ़ा दूंगा तो कचरा हो जाएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप बिल्कुल विश्वास करना, रिवीजन करना, आप शॉर्ट नोट्स बनाना, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। फालतू की रामायण मैंने लिखवाई नहीं इसमें। ठीक है, तो आप विश्वास रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को पूरा देखना। और ऐसा वीडियो मैं आपके लिए डेली लाऊंगा, डेली फ्री क्लास, फ्री क्लास लाऊंगा। कांस्टेबल, कांस्टेबल के बाद देखो RISF, है ना। या हम बात करें महिला ASI की, हम बात करें RAC की कांस्टेबल की, या इंडियन पॉलिटी जहाँ पे भी पूछी जाने वाली है वहां पर आपके जो है इन क्लासों से काम हो जाएगा। इससे अच्छा कंटेंट, पूरा कंटेंट दूंगा पूरा, विश्वास रखो बस, है ना। और ऐसा कंटेंट आपको कहीं उपलब्ध नहीं होगा, गारंटी से कह रहा हूँ, पूरा यूट्यूब पे देख लेना। बस विश्वास रखने वाली बात है। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।